Good morning, everyone. Today we are about to start with the next chapter of Max 2, that is the statistics. Correct. In this entire chapter, you are going to study about two uh, people, that is the Carl Pearson. We're going to study about the Carl Pearson uncle, like the way Pearson coefficients have come into picture. First section is that for understanding, and the second person for which you are going to study the relative measure is the Bowley's coefficient of skewness. तो इन दोनों को स्टडी करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्क्यूनेस होता क्या है, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है. तो अगर मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको कहूँ तो स्क्यूनेस का मतलब होता है असिमेट्री. करेक्ट. या असिमेट्रिक. असिमेट्रिक मतलब स्क्यूनेस. तो बेसिक मीनिंग. तो अभी असिमेट्रिक होने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई सिमेट्रिक क्या होता है. करेक्ट. तो we can understand this concept better by taking the graph. By taking graph. तो पहले तो हम सिमेट्रिक के बारे में समझे ना. तो ये मेरा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड नाउ आई एम ड्राइंग ए ग्राफ. व्हेन आई से दैट द थिंग्स आर सिमेट्रिक. करेक्ट. तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है आपका. ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. समथिंग लाइक दिस. करेक्ट. आप एक पीक वैल्यू जो है देख सकते हैं अपने ग्राफ में. करेक्ट. और ये एक तरीके से सिमेट्रिक ग्राफ है. ठीक है. आप एक सिंगल पीक देख सकते हैं इसमें. सिंगल पीक मतलब एक हायर वैल्यू आप देख सकते हैं. वैल्यूज जो है इसमें छोटे वैल्यू से चालू हुआ, धीरे 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 अपर तक वैल्यू तक गया, और ये इस ग्राफ का पीक है. ठीक है. इट इज द मैक्सिमम पॉइंट व्हाट अ ग्राफ हैज टेकन. ठीक है. नाउ बीइंग सेड दैट this is the maximum value or the peak what a graph has taken. So सिमेट्रिक में हमेशा एक पीक रहेगा, एक सिंगल पीक रहेगा. और सिमेट्रिक का मतलब ये भी होता है कि सेंटर के लेफ्ट साइड जितना ग्राफ है उतना ही उसके राइट साइड पर है. That is the basic meaning when I say that the graph is symmetric. It means लेफ्ट साइड में जितना ग्राफ आपको दिया गया है उतना ही ग्राफ आपके राइट साइड में भी है. करेक्ट. बोथ आर इक्वल. दिस इज द सेंटर. ऐसे टाइप के ग्राफ को हम सिमेट्रिक कहते हैं. लेकिन सिमेट्रिक होने के साथ साथ इनमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए. करेक्ट. तो जब मैं आपको सिमेट्रिक कहता हूँ, फ्यू थिंग्स कम इनटू पिक्चर. क्योंकि अगर ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ग्राफ में मीन इज इक्वल टू मीडियन विच इज इक्वल टू मोड इन सिमेट्रिक ग्राफ. ठीक है. और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है ये, दैट द क्वार्टाइल्स, जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं, कितने क्वार्टाइल्स होते हैं बेटा हमारे पास?
How many quartiles we have? Anyone? Wrong. Wrong. We don't have 4 quartiles, beta. We have 3 quartiles. Q1, Q2, Q3. पार्ट्स 4 हैं लेकिन क्वार्टाइल 3 ही है, ईच कंस्टिट्यूटिंग 25%। तो जब ग्राफ सिमेट्रिक होता है ना, तो Q3 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, Q3 और Q2 के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है Q2 और Q1 के बीच के डिस्टेंस के साथ। बट अगेन इट इज ओनली ट्रू when I say that the graph is symmetric. It is true only when the graph is symmetric. तो सिमेट्रिक के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होने चाहिए, और दूसरा Q2 का Q2 जो है Q2 और Q1 का डिफरेंस या डिस्टेंस इक्वल होगा Q3 और Q2 के डिफरेंस या तो डिस्टेंस के साथ। इसको कई बार लोग इक्वी डिस्टेंस भी कहते हैं। Many a times people also call it as equidistant. Equidistant. Many a times people call it as the distance between the quartile 2 is similar with respect to Q3 and Q1. यही नहीं, अभी आपको 11th स्टैंडर्ड में एक्चुअली सिमेट्रिक नहीं है, बट आई एक्सप्लेन्ड यू। एक और चीज़ याद रखिएगा, आगे चल के ऐसे सिमेट्रिक ग्राफ्स को आप एक कर्व के नाम से पहचानेंगे और उसे कहा जाता है बेल शेप्ड कर्व। क्या कहा जाता है बेटा? बेल शेप्ड कर्व। ये बहुत ही मशहूर नाम है। करेक्ट, जब आप बड़े हो जाएंगे, यू विल रीच योर 12th स्टैंडर्ड, तो लास्ट टॉपिक जब हम सीखेंगे उस दौरान हम इसके बारे में बहुत बात करेंगे। और इसका यानी कि इस टॉपिक में से बेल शेप्ड कर्व का बहुत अच्छा खासा इम्पोर्टेंस है व्हेन आई टॉक अबाउट सीए फाउंडेशन। करेक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज ए बेल शेप्ड कर्व, कॉल्ड एज बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, सो बेल शेप्ड क्यों? बेल मतलब पता है मंदिर की घंटी। करेक्ट, तो अगर आप मंदिर की घंटी देखेंगे तो उसका जो एक तरीके से बनावट होती है वो ऐसे है कि छोटे वैल्यू से शुरू हुई, धीरे 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 पीक वैल्यू तक, फिर पीक वैल्यू के बाद फिर ग्राफ धीरे 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 नीचे आने लगा। बट ये सब चीज़ें किसके बारे में है बेटा? ये सब चीज़ें हैं when I talk about the graph to be symmetric. प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट हेयर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमेट्रिक, वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड असिमेट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि स्क्यूनेस का मीनिंग होता है असिमेट्रिक। तो असिमेट्रिक मतलब क्या? जो सिमेट्रिक नहीं है, इसको असिमेट्रिक भी बोला जाता है। काफ़ी लोग इसे एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं, काफ़ी लोग इसे एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है कि सर ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है इट इज़ व्हाट वर्सेस व्हाट। तो ये जो ग्राफ है, ये जो आप वैल्यूज़ देख रहे हैं किसी वेरिएबल ने ही ली है। करेक्ट, तो ये ग्राफ जो आप कोई वेरिएबल लेंगे, वो वेरिएबल क्या वैल्यू लेता है छोटे से लेकर पीक वैल्यू तक, ये कर्व वो डिसाइड करता है। और जो वाई एक्सिस होता है इसका, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, that is the frequency. So remember that the y-axis is nothing but the frequency. इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, और आई कैन से द पीक वैल्यू। बट अगेन सिमेट्रिक को ध्यान में रखते हुए, करेक्ट, तो जो ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता उसे आप कहते हैं असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, या एक और नाम है इसे आप स्क्यूनेस या तो स्क्यूड भी बोलते हैं। स्क्यूनेस या तो स्क्यूड। करेक्ट,
even this is nothing but called as what? Asymmetric or anti-symmetric. But asymmetric जो है फिर बेटा दो टाइप्स के हैं. Asymmetricity is of two types beta, two types. One is called as positive skewness and the other is called as negative skewness. Correct. Skewness यानी कि asymmetry are of two types. One called as the positive skewness and the other which is called as the negative skewness. Correct. तो how we should understand this? करेक्ट. यही दो प्रॉपर्टीज है बेटा. जब मैं आपको कहूंगा दैट द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, तो अगेन सिमेट्रिक में क्या था? मीन वाज इक्वल टू मीडियन वाज इक्वल टू मोड. पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है? मीन जो है, मीन इट बिकम्स ग्रेटर देन मीडियन which becomes in turn greater than mode. करेक्ट. तो अगर पॉजिटिव में ग्रेटर देन है तो आप समझ गए होंगे नेगेटिव में क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी नेगेटिव? नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा? एनीवन? मीन विल बी व्हाट? एनीवन? लेस देन मीडियन which will be again less than mode. करेक्ट. तो सिमेट्रिक में इक्वल, पॉजिटिव में ग्रेटर देन और नेगेटिव में लेस देन. सिमिलरली एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे क्वार्टाइल्स में क्या चेंजेस आएंगे बेटा? क्वार्टाइल में Q3 माइनस Q2 इक्वल आ रहा था Q2 माइनस Q1 से. कभी जब सिमेट्रिक था. तो जब एंटी सिमेट्रिक या असिमेट्रिक या स्क्यूड, करेक्ट, उसका फर्स्ट टाइप पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होगा? Q3 माइनस Q2 will be greater than Q2 minus Q1. Will be greater than Q2 minus Q1. Similarly, यहाँ पर भी Q3 minus Q2 यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? Less than Q2 minus Q1. करेक्ट. सो चलो एक बार फिर से, स्क्यूनेस कितने टाइप्स की है बेटा? स्क्यूनेस दो टाइप्स की है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है. पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस. पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और नेगेटिव में मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड. करेक्ट. सो देयर आर two types of skewness, positive and negative, positive as well as negative. करेक्ट. तो असिमेट्रिसिटी दो टाइप की हो गई. तो आप पूछेंगे सर इनका ग्राफ कैसे होगा? अगेन लेट मी प्लॉट इट. उधर मैंने एक्स वाई प्रॉपरली नहीं बनाया, इधर मैं बना देता हूँ आपके लिए. देख उधर मैंने आपको अभी ये भी वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी ही है. करेक्ट. इवन दिस इज वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी. अब मैंने वो डायग्राम ऐसे क्यों बनाया? बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ ड्राइंग द नॉर्मल कर्व और बेल शेप्ड कर्व लाइक दैट. करेक्ट. इसीलिए आप उधर भी एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इट इज कंप्लीटली फाइन. करेक्ट. बट बीइंग restricting ourselves to standard 11th, करेक्ट, 11th स्टैंडर्ड वी नीड टू गो वेरी बेसिक. सो इसीलिए हम एक्स वाई वगैरह सब बना रहे हैं. ये फाउंडेशन में कैसे रफली जाना रहता है, तो हैव दैट हैबिट. ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर द ग्राफ इज ऑलवेज ए वेरिएबल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी, ए वेरिएबल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. अगेन दिस आल्सो सेम, वेरिएबल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. तो ग्राफ जो है असिमेट्रिक है. ठीक है. अभी सिमेट्रिक ग्राफ में जो पीक वैल्यू है, करेक्ट, जो सिंगल पॉइंट है वो सेंटर में है. करेक्ट. तो पॉजिटिव में लॉजिक सी बात है, सेंटर में नहीं होगी.
पॉजिटिव में सेंटर में नहीं होगी, तो आपका जो पॉजिटिव वाला ग्राफ बनेगा उसमें पीक जो है वो थोड़ा सेंटर से हटकर आएगा। करेक्ट, थोड़ा सा सेंटर से हटकर आएगा। तो आपका ग्राफ जो है पॉजिटिव का कुछ ऐसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस। द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस बेटा। करेक्ट, इसकी टेल जो है यानी कि पूछी, वो जो है वो राइट की तरफ थोड़ी ज़्यादा है। करेक्ट, द टेल इज बिट मोर टुवर्ड्स राइट। और पीक देखो, पीक जो है वो सेंटर में नहीं है। तो जब ऐसा ग्राफ बनता है जो जो राइट की तरफ थोड़ा टिल्टेड है, जो राइट की तरफ है, टेल जिसकी जो है वो राइट की तरफ है, ठीक है। करेक्ट, टेल जो है वो राइट की तरफ है, ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं दैट इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। काफ़ी बच्चे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पीक वैल्यू है वो थोड़ी लेफ्ट साइड पे झुक गई है, ठीक है। अदर वे, अगर यही मैं आपसे नेगेटिव की बात करता हूँ, सेम इफ आई टॉक टू यू अबाउट नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है, इफ आई टॉक टू यू अबाउट नेगेटिव स्क्यूनेस, तो इसमें फिर क्या होगा, इसमें जो टेल है आपका वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो आपका सिंगल पीक वैल्यू है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव स्क्यूनेस। अभी आप इसे कैसे याद रखना चाहेंगे? काफ़ी लोग टेल को भी ध्यान में रखते हुए याद रखते हैं, वरना काफ़ी लोग ये ध्यान रखते हैं कि पीक वैल्यू किसके बाजू है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट फॉर द सेम। मैनी पीपल रिमेंबर दैट सर पॉजिटिव स्क्यूनेस में ना, सर पीक जो है ना, सर जो पीक है ना वो थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा है, और नेगेटिव में जो सेंटर वैल्यू है वो राइट साइड की तरफ जो है वो ज़्यादा है। सो काफ़ी बच्चे ऐसे याद रख सकते हैं, वरना ऐसे भी है कि स्टूडेंट्स रिमेंबर सर टेल जिसकी जो बाजू है, सर टेल अगर राइट साइड की तरफ बढ़ रही है तो पॉजिटिव, टेल अगर लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रही है तो negative. So there are these two ways via which you can remember by looking at the graph whether it is turning out to be a positive skewness or it is turning out to be a negative skewness. f of x यानी कि f of 2 जो है वो क्या मिलेगा, 5। आप x की वैल्यू 3 लेंगे तब भी आपको f of 3 क्या मिलेगा, 5। तो जब x में चेंज आने पर आपके f of x में यानी कि y में चेंज नहीं आता, उसे आप कहते हैं कांस्टेंट। लेकिन जब x में चेंज आने पर आपके f of x में चेंज आए, जैसे मैंने f of x इक्वल टू 2x लिया था, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। करेक्ट, सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड द पॉइंट व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट। करेक्ट, जब भी पीक आपका लेफ्ट साइड की तरफ होगा तो आप कहेंगे इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। जब भी जो सिंगल पीक है हमारा वो राइट साइड की तरफ होगा तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस। या तो फिर आप टेल के जरिए भी याद रख सकते हैं। अगर टेल जो है वो मेरा राइट साइड की तरफ है, करेक्ट, तो मैं कहूँगा इट इज़ पॉजिटिव स्क्यूनेस। और टेल जो है वो अगर मेरा सॉरी यस लेफ्ट साइड की तरफ है तो मैं उसे क्या कहूँगा, नेगेटिव स्क्यूनेस। और ग्राफ जो है इट इज़ ऑलवेज ए वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दिस इज हाउ करेक्ट वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट डू इज द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस। अब तक बेटा सिर्फ चैप्टर का नाम, उसकी मीनिंग, और हम दो लोगों के बारे में यानी कि दो मेजर्स जो हैं वो सीखने वाले हैं। दैट इज वन कार्ल पियर्सन अंकल
and the other is nothing but Bowley's coefficient of skewness. ठीक है, anybody having any doubts beta till this point? Aditya, I have revised in brief, so do you still have any doubts? Others, anybody having any doubts beta? Okay, so now let us try to understand the two measures of skewness. Okay, so what we are about to study now is the measures of skewness. So there are two measures of skewness, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले भी बताया. एक है हमारे कार्ल पियर्सन अंकल, वन इज कार्ल पियर्सन्स coefficient of skewness and the other is our Bowley's. These are the name of the scientists, okay, who have given these coefficient of skewness. तो आप खुद ही समझ गए होंगे क्योंकि हमने कुछ समय पहले ही एमओडी यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो सीखा है. तो बात इधर कोएफिशिएंट की चल रही है और हमने सीखा हुआ है कि जब भी बात कोएफिशिएंट की जाए मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव मेजर्स. करेक्ट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी रिलेटिव मेजर्स. और आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि जब भी बात रिलेटिव मेजर्स की जाती है सो आइदर दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ रेशियोज. करेक्ट, तो फिलहाल तो हम लोग पहले इनके बारे में थोड़ा जान लें. दोनों ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे और बाउलीज जी ने सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं दिया है, इन्होंने बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस आपको दिए हैं इन द फील्ड ऑफ इंडेक्स नंबर्स. सॉरी, आई एम कॉलिंग इट एज अ फील्ड. क्यों? क्योंकि आपका जो मार्केट है, शेयर मार्केट, वो ज़्यादातर नंबर्स, परसेंटेज और रिलेटिव मेजर्स पर ही चलता है. करेक्ट, उनका एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है दैट इज इंडेक्स नंबर्स. ठीक है, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में एज अ टॉपिक भी स्टडी करना है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर आप कैसे समझते हैं कि अ पर्टिकुलर शेयर और पर्टिकुलर इंडेक्स हैज़ बीन इंक्रीज बाय सो एंड सो परसेंटेज. सो व्हाट इज बाउलीज वे, sorry, respected sir Bowley's way of dealing or giving an relative importance. Relative importance. करेक्ट, आप बोलेंगे सर ये रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या होता है. मैं बताता हूँ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से. हम थोड़ा खाली डिटेल में जा रहे हैं. रिलेटिव इम्पोर्टेंस को आप आगे चल के पढ़ेंगे एज वेटेड मीन. एज वेटेड मीन. आप बोलेंगे सर हमें रिलेटिव इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है, किधर आप वेटेड मीन बता रहे हैं. जस्ट गिव मी 1 मिनट ऑफ टाइम बेटा. मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ. ठीक है, आपके सामने आपने 12th कंप्लीट किया. ठीक है, आपके सामने दो क्लासेस हैं. करेक्ट, जो सीए फाउंडेशन पढ़ाते हैं. देर आर टू क्लासेस हु टीच यू सीए फाउंडेशन. क्लास ए एंड क्लास बी इज अवर गुरमुख क्लासेस. ठीक है, अब ध्यान से बेटा, क्लास ए में सीए फाउंडेशन की पासिंग परसेंटेज जो है वो 100% है और हमारे गुरमुख क्लासेस पे पासिंग परसेंटेज जो है वो 50% है. ये बात गुरमुख सर को नहीं बताना कि मैं ऐसे गुरमुख क्लासेस का एग्जाम्पल ले रहा था. ठीक है, सो इट इज़ बिटवीन यू एंड मी. ठीक है, क्लास ए है. ठीक है,
जिसकी पासिंग परसेंटेज 100% है और क्लास बी यानी कि हमारे गुरमुख क्लासेस इसका पासिंग परसेंटेज जो है 50% है। तो आप बताइए विच क्लासेस यू वुड लाइक टू ज्वाइन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड फॉर सीए फाउंडेशन एंट्रेंस एग्जाम। आई वांट एवरीवन टू आंसर। ओके, वेरी गुड। ओके, 2 people, वेरी गुड, 3 4 करेक्ट। ऐसा कोई तो नहीं है ना गुरमुख सर का फेवरेट स्टूडेंट जो जाके ऐसे मेरा नाम बोल देगा? बोलोगे तो पाप पड़ेगा आपको, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, आप सभी लोगों का आंसर है ए। ठीक है, बिल्कुल सही। आपकी जगह पर अगर कोई भी बच्चा होता तो वो यही आंसर देता, और बिल्कुल गलत सोच नहीं है। लेकिन देखिए, वेटेड मीन कुछ अलग कहता है। वेटेड मीन बोलता है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस देना। करेक्ट। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? परसेंटेज को दे रहे हैं। लेकिन बेटा अभी अगले 10 सेकंड में आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे ये ज़्यादातर होता है। ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बड़े परसेंटेज वाले लोग दिखते हैं। भाई क्लास है 90 के ऊपर, ये बच्चे वो बच्चे, वो ये नहीं देखते हैं कि यार टोटल कितने बच्चे थे वहाँ पर। यार अगर मेरे पास सब अच्छे बच्चे हैं, करेक्ट, सोचो मेरे पास क्लास में 50 ऐसे बच्चे हैं, करेक्ट, जिनमें से 40 बच्चे 90 अबव वाले हैं, तो फिर रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 90+ वालों को आपको पुश करना है सिर्फ। लेकिन अगर मेरे पास क्लास है जिनमें वेराइटी ऑफ बच्चे हैं, करेक्ट, 25 से 30 बच्चे 60 वाले हैं, 5-10 बच्चे 75 वाले हैं, 5-10 बच्चे 80-85 वाले हैं, 5-10 बच्चे 90 वाले हैं, करेक्ट, तो वैरायटी आ गई। करेक्ट, सो आई एम नॉट फिल्टरिंग द स्टूडेंट्स एट गुरमुख क्लासेस। हम लोग फिल्टर नहीं करते हैं, बट देयर आर क्लासेस हु फिल्टर। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो क्लास ए था ना, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 1 थे, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 100 थे। अब आप बताइए क्या आपका ओपिनियन चेंज होगा? यस और नो बेटा? क्लास ए जो है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? सिर्फ एक, ओनली 1। ठीक है, और गुरमुख क्लासेस पे कितने बच्चे थे? 100 बच्चे थे। तो अगर एक ही बच्चा था और वो एक ही बच्चा पास हो गया, तो 100% रिजल्ट। डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? यस और नो बेटा? एक ही बच्चा था और वो एक ही बच्चा पास हो गया, करेक्ट, तो 100% रिजल्ट। लेकिन कल अगर ये एक बच्चा फेल हो जाता, तो होना नहीं चाहिए किसी के साथ, बट कल अगर ये बच्चा फेल हो जाता, करेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 100 का सीधा कितना हो जाता बेटा? 0% हो जाता। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर एंड यहाँ पर जहाँ पर 50% है, 100 बच्चे हैं, 100 में से मतलब 50 तो पास होंगे। सो नाउ यू टेल मी विच क्लासेस यू वुड ज्वाइन। अब आप कौन सा क्लास जो है वो ज्वाइन करेंगे? विच क्लासेस यू विल ज्वाइन? नाउ योर ओपिनियन विल चेंज टू गुरमुख क्लासेस। वाई बेटा? वाई? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस बार आपने इंपॉर्टेंस परसेंटेज को नहीं दिया बेटा, इस बार आपने इंपॉर्टेंस किसको दिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। करेक्ट, तो यहाँ पर इसको, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप क्या कहते हैं? रिलेटिव इंपॉर्टेंस। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसे? रिलेटिव इंपॉर्टेंस। करेक्ट, सो द रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज गिवन टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल था आपको मीनिंग समझाने के लिए कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब सोचो बाउली जी ने, सर बाउली जी ने क्या क्या लॉजिक्स अप्लाई किए रहेंगे विच कैन बी अप्लाइड इन रियल लाइफ, और आई कैन से इन रियल टाइम मार्केट्स। दैट इज योर BAC, NSE, indexes and so on. ठीक है, तो he is one of the greatest guy. On the other hand, Carl Pearson uncle is again one of the best statisticians we ever had. He is one of the best statisticians we had. Even he has lot of applications, but he has applications in doing the analysis and interpretation. किसी भी चीज को एनालाइज करना
और इंटरप्रेट करना, उसमें कार्ल पियर्सन जी का बहुत ही बेहतरीन नाम है, बहुत अच्छे उन्होंने मेजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये दोनों मेजर्स जो हैं वो सीखने हैं, दोनों की डेफिनेशंस हमें दी गई हैं। सो लेट अस क्विकली लुक इनटू इट। सो स्क्यूनेस विथ रिस्पेक्ट टू कार्ल पियर्सन इज गिवन बाय एस के। एस के का मतलब होता है स्क्यूनेस। अगर बेस में आपको दे दिया P, तो उसका मतलब होता है स्क्यूनेस ऑफ पियर्सन अंकल, या कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, या इसको कई बार लोग पियर्सोनियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कह सकते हैं। पियर्सोनियन, जैसे आजकल काफी लोग ट्रेंड में है, करेक्ट, गुरमुखियंस, करेक्ट, ऐसे वी आर से क्या, साधु बेला वाले जो हैं वो क्या बोलते हैं, वी आर साधु बेलियंस, करेक्ट, एनसीटी वाले बोलते हैं वी आर एनसीटियंस, होली फैमिली वाले बोलते हैं वी आर होली फैमिलियंस, सेक्रेड हार्टियंस, करेक्ट। आजकल ऐसे ट्रेंडिंग है, अपने अपने स्कूल के हिसाब से ना लोग कुछ ना कुछ डाल देते हैं, करेक्ट। तो एक्चुअली ये ट्रेंड बहुत पहले से है, करेक्ट। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेंस जो है उसे कहा जाता है पियर्सोनियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय एसकेपी। द फॉर्मूला इज गिवन एज मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड अपॉन, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑन द अदर हैंड एस के बी अगर बोला गया तो क्या हो जाएगा, ये बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज गिवन एज Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1, that is it is the difference of the quartiles divided by the addition for the same। तो आप देख सकते हैं ये आपके रिलेटिव मेजर्स ही हैं, बस इन्होंने इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं किया है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कल अगर ये आपको ये कहें कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज, तो आप क्या करने वाले हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ नॉट ओनली दिस, आपको, आपने बचपन में एक रिलेशन पढ़ा होगा, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस और नॉट, कि मुझे मीन माइनर मोड देख के एक रिलेशन याद आ रहा है। याद है, आपने एक रिलेशन पढ़ा था बचपन में, एम्पेरिकल रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो मीन माइनस मोड क्या होता था, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। पढ़ा है क्या बेटा ये, यस और नो बेटा, बचपन में सीखा होगा आपने ये 10th स्टैंडर्ड में। मीन माइनस मोड क्या होता है, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। हैव यू स्टडीड दिस रिलेशन अर्लियर इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स? नहीं, ये कभी नहीं पढ़ा बचपन में, 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में। ओके, नो इश्यूज। तो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक रिलेशन है, करेक्ट, बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। इसे कई बार लोग एम्पेरिकल रिलेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, करेक्ट, या रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, करेक्ट। सो अगर मीन माइनस मोड इक्वल है 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन के, तो क्या मैं कह सकता हूँ, मैं इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्मूला व्हाट आई कैन राइट इज मीन माइनस मोड की जगह पे 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन divided by standard deviation। Everyone, do you agree with this? If mean minus mode is equal to 3 times mean minus median, तो मैं वो सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ ना इसकी जगह पे। यस एवरीवन, ओके। सो अभी कुछ कंडीशंस, करेक्ट, इन्होंने आपको कंडीशंस जो हैं वो दी गई हैं, करेक्ट। आज हम कम कंडीशंस करेंगे, फिलहाल के लिए 3। आपको बोला है अगर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वैल्यू 0 आ जाए, करेक्ट, तो ध्यान रखिएगा कि
आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये कैसा होगा, सिमेट्रिक। द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो ग्राफ है बेटा, ग्राफ जो है वो कैसा होगा आपका, सिमेट्रिक। कि सिमेट्रिक होगा मतलब स्क्यूनेस है ही नहीं, स्क्यूनेस है ही नहीं मतलब असिमेट्री नहीं है, असिमेट्री नहीं है मतलब जीरो। ठीक है, आप खुद ही बताइए, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा बेटा, व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव स्क्यूनेस। यस एवरीवन बेटा, या पॉजिटिवली स्क्यूड, या असिमेट्रिक, या पॉजिटिव असिमेट्री, अलग अलग नाम है बेटा। ठीक है, यही अगर लेस देन जीरो हो गया तो क्या होगा बेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, अल्टरनेटिव नाम, नेगेटिवली स्क्यूड, या ऐसे बोलिए नेगेटिव स्क्यूनेस, करेक्ट, या नेगेटिव असिमेट्रिक, या नेगेटिव असिमेट्री, करेक्ट। सिमिलरली करेक्ट, इसको इसका न्यूमरेटर बेटा इसके बी का, जरा न्यूमरेटर अगर आप ओपन करें, इफ आई एक्सपांड दी न्यूमरेटर बेटा, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या मैं कह सकता हूं, इट इज नथिंग बट Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2। डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा। अगर न्यूमरेटर का ब्रैकेट ओपन कर दूं तो माइनस क्यू टू कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा ना बेटा, तो उसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ ना। यस और नो बेटा, यस और नो बेटा। अगर किसी को डाउट है तो मैं बता दूं, इधर देखो बेटा, इधर, ये इधर देखिए, सिर्फ न्यूमरेटर पर ध्यान दीजिए। तो मेरे पास है Q3 माइनस Q2, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा -Q2 प्लस Q1। ठीक है, ब्रैकेट ये माइनस साइन है ना बेटा, बाहर अंदर जाएगा तो प्लस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, Q3 माइनस 2 टाइम्स Q2 प्लस Q1 बेटा, जिसका मतलब यही होगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2। करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा। सभी को समझा कैसे हमने Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2 लिखा, सभी को समझा क्या बेटा। ओके, नेक्स्ट, जैसे हमने इसके लिए लिखा है, कार्ल पियर्सन अंकल के लिए हमने स्क्यूनेस की बात की है, ठीक वैसे ही वी कैन ऑल्सो टॉक फॉर आवर बाउलीज अंकल। हमारे बाउली अंकल के लिए भी सेम चीज़ें आएंगी, सिर्फ सिर्फ छोटा सा चेंज आएगा बेटा, छोटा सा चेंज। वो क्या आएगा, करेक्ट, अगर एस के बी, क्यू बेस जो बेटा बी हो जाएगा ना, अगर बाउली अंकल की बात कर रहे हैं तो, सॉरी सर बाउली अंकल, अंकल ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मेरे गाँव वाले हैं, करेक्ट। एस के बी इज इक्वल टू जीरो मतलब सिमेट्रिक। If it is greater than zero, then it is positive skewness. If it is less than zero, then it is negative skewness. Correct. So these are certain things which you must remember with respect to these two measures. ठीक है, लास्ट पॉइंट बचती है, दैट इज नथिंग बट कार्ल पियर्सन हो या बाउलीज हो, दोनों के ही कोएफिशिएंट्स दे लाई बिटवीन -1 and 1। SKP lies between -1 and +1। ऑल्सो SKB, अब मैं ये रफ जो है ना बेटा, ये रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ गए राइट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट SKB, इवन दिस लाइज बिटवीन -1 एंड +1। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब आप इनके ऊपर बेस्ड सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब भी वैल्यू 1 के नज़दीक आएगी तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव, और जब भी वैल्यू नेगेटिव या -1 के नज़दीक आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस। समझ रहे हैं आप सभी लोगों को, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा। जितना वैल्यू +1 के बाजू में आएगा या ग्रेटर देन जीरो आएगा तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस। जितना वैल्यू करेक्ट -1 की तरफ या नेगेटिव आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस।
ठीक है, आप बिलीव नहीं करेंगे, सीए फाउंडेशन में इन सब के ऊपर आपको एमसीक्यूज आते हैं बेटा। करेक्ट, और ये अजम्पशन लिया जाता है कि आपको ये सभी चीजें पता है। करेक्ट, इट इज एन अजम्पशन, आई एम टेलिंग यू। करेक्ट, काफ़ी क्लासेस पे ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती है फाउंडेशन में, सीधा फॉर्मूला बताकर सम बता देते हैं। दे डू नॉट हैव, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज। इवन जब आप लोग फाउंडेशन करेंगे तो आप ही अपने कलीग से पूछ लीजिएगा कि क्या उन्हें पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, टेल मेथड, फॉर्मूलाज याद है क्या, वो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में बेटा ये अज्यूम किया जाता है कि आपने 11th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ाई की हुई है, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है, सो ये जो रिलेशंस जो भी मैंने बॉक्स में डाले हैं, एम्पेरिकल रिलेशंस पर आपको फॉर्मूलाज पूछते हैं, सम्स पूछते हैं। ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन डैश एंड डैश, बिल्कुल ये सवाल पूछा गया है आपको सीए फाउंडेशन में। सो दिस चैप्टर is acting like a fundamental for one of the chapters in CA Foundation, that is correlation regression analysis and mean median mode. उधर दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, मीन मीडियन मोड दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो ये उसका एक फंडामेंटल है, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल चैप्टर विच वी रिक्वायर। So you need to remember these formulas and the measures। और हाँ, मैं थोड़ा डिटेल में चला गया। करेक्ट, आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव importance। So there is no harm in studying something extra, that is what I believe। Correct, so if you have any doubts you can ask me, any doubts to anyone? Anybody having any doubts beta? Okay, सो इसके ऊपर जो सम्स हैं वो तो हम अगले लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नो, यू शुड नोट ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक at least once, so that the formulas are well in your mind. And this is the smallest chapter, we have only say 8 sums, and in miscellaneous also we have very less sums, correct, around 8 or 10. So we will soon complete this chapter, dear. So we will stop here. In the next lecture, we will begin with the sums. Okay. So until that, you all stay home, stay safe. Have a great day ahead. Thank you.